4 पॉइंट्स जो थे इस टॉपिक के स्टार्टिंग है बिजनेस बेसिक फैक्टर के, वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका स्टार्ट करेंगे 5th नंबर का टॉपिक। और 5th नंबर का जो पॉइंट है वो है इसमें प्रोविज़न ऑफ कैपिटल। अब प्रोविज़न ऑफ कैपिटल का मतलब देखो, एक इंसान का जो शरीर होता है, उस इंसान के शरीर में जो है खून का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो खून नहीं होगा तो इंसान का शरीर जो है वो काम नहीं करेगा। उसी तरीके से एक बिज़नेस के अंदर कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो कैपिटल नहीं होगी, आप अपने बिज़नेस को जो है वो सक्सेसफुली स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, चलाना तो दूर की बात है। क्योंकि जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए होता है। हमें मान लो कोई मशीन ख़रीदनी है, मटेरियल ख़रीदना है, इक्विपमेंट ख़रीदना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए वो फ्री में तो आएंगी नहीं, तो हमें पैसा तो चाहिए होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें किससे आती हैं? कैपिटल से आती हैं। इसलिए कैपिटल का बिज़नेस के अंदर होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। जब तक कैपिटल नहीं होगी, आप अपने बिज़नेस को चला नहीं सकते, क्योंकि आपको अपने बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत सारी सामान ऐसा होता है, बहुत सारे एसेट्स ऐसे होते हैं, रॉ मटेरियल होता है जिसको आपको परचेज़ करना पड़ता है, और वो आपको फ्री में नहीं मिलता, आपको उसके बदले पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके अलावा कि बिज़नेस में कुछ डे टू डे एक्टिविटी को करने के लिए कुछ खर्चे भी हमें करने पड़ते हैं, तो उस खर्चे के लिए भी हमें क्या है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसलिए हमें जो है, हम बिज़नेस को स्टार्ट करते दौरान हमें जो है कैपिटल का भी इंतज़ाम करके रख चलना पड़ेगा। हमें ये भी देखेंगे हम उसके लिए कि जब हमें बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो हमें देखो, इतना पैसा तो एक बिज़नेसमैन अपनी जेब से नहीं लगाता, तो क्या करना पड़ता है, उसको लोन वगैरह भी लेना पड़ता है बैंक वगैरह से। तो वो जब लोन लेने जाता है बाज़ार में किसी से, तो वो ये देखता है कि मुझे सबसे सस्ता या सबसे कम इंटरेस्ट रेट कहाँ पर है, जिससे मुझे बैंक से आसानी से लोन मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो पैसा या लोन लेते टाइम जो है वो कंसीडर करता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है हमारा फिज़िकल फैसिलिटी। अब फिज़िकल फैसिलिटी भी अरेंज करनी पड़ेगी अगर आपको बिज़नेस करना है तो, जैसे कि प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया। और ये डिपेंड करता है कि आपके बिज़नेस का नेचर क्या है। आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप कंस्ट्रक्शन में हैं, या आप सर्विस में हैं, तो आपको अलग अलग जो है इक्विपमेंट्स, अलग अलग मशीन, उनकी आपको क्या करनी पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप अपने ऑफिस के लिए फ़र्नीचर वगैरह भी ख़रीदते हैं, कंप्यूटर भी ख़रीदेंगे, टेलीफोन वगैरह भी लेंगे, तो इन सारी चीज़ें का ये फिज़िकल इक्विपमेंट में आती हैं। जो एक बिज़नेस में को बिज़नेस करने में जो चीज़ें काम में आती हैं, जैसे कि मशीन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, आपका आपका फर्नीचर हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका टेलीफोन हो गया, आपकी बिल्डिंग हो गई, तो हमें क्या करना पड़ता है, इन सभी चीज़ों का भी अरेंजमेंट करना पड़ता है बिज़नेस के अंदर। पढ़ लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटी इंक्लूडिंग मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड सपोर्ट सर्विस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड एट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। ये सारी फिजिकल फैसिलिटी जैसे कि मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमें कंसिडर करनी पड़ती है जब हम किसी तरीके का कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है हमारा प्लांट लेआउट। अब प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है? प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से नक्शा बना लेना। नक्शा बनाने से मतलब कि आपके बिज़नेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी आपको बिज़नेस के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी पड़ती है, जैसे कि मशीन हो गई, इक्विपमेंट हो गई, और ऑफिस वगैरह भी हो गया, फर्नीचर वगैरह भी हो गया। तो आपको क्या करना है, एक नक्शा बनाना है। उस प्लांट लेआउट का मतलब उन सभी चीज़ों का नक्शा बना लेना है कि हमें जो है मशीन जो है उसको कहाँ पर लगानी है, ऑफिस जो है वो हमारा कहाँ लगेगा, कंप्यूटर जो है वो हमारा कहाँ लगेगा, ऑफिस के जो कैबिन है वो कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे। तो हमें इन सभी चीज़ों का क्या करना पड़ता है, लेआउट डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है। हमारा स्टाफ रूम जो है उनको रेस्ट करने के लिए कहाँ पर रूम बनाए जाएंगे, स्टाफ को काम करने के लिए कौन सा एरिया जो है उसको कंसिडर किया जाएगा उनके काम करने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें प्लांट लेआउट के अंदर डिसाइड करनी पड़ती है। प्लांट लेआउट का मतलब बेसिकली नक्शा बना लेना कि कौन सी चीज़ के लिए कौन कौन सी प्लेस जो है वो रखी जाएंगी, ताकि हमारी कंपनी का जो भी काम है वो स्मूथ तरीके से जो है वो चल सके। पढ़ लेते हैं इसको भी। वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी हैज़ बीन डिटरमाइंड, एक बार आपने फिजिकल जो भी फैसिलिटी जिसकी आपको ज़रूरत है आपके पास वो आ जाती हैं, और आप वो ज़रूरतें आपको पता चल जाती है, तो अगला काम जो एक एंटरप्रेन्योर करता है वो क्या करता है, लेआउट प्लान डिसाइड करता है, ड्रॉ करता है। अब उसके अंदर वो क्या देखता है, अरेंजमेंट करता है इन सभी फैसिलिटीज़ का, जैसे कि मशीन कहाँ रखी जाएंगी, इक्विपमेंट कहाँ रखे जाएंगे, ठीक है, और जो सामान जो बनकर तैयार होगा वो कहाँ रखे जाएंगे। इन सारी चीज़ों का जो है हम क्या करते हैं, एक लेआउट ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जो है अगला वो है सिलेक्शन ऑफ स्टाफ।
सिलेक्शन ऑफ स्टाफ का मतलब देखो, ह्यूमन रिसोर्स लिखा हुआ ना, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर स्टाफ से ही। देखो ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हमें बिजनेस करते दौरान करनी पड़ती है, क्योंकि बिना मशीनों के तो सब कुछ काम हो नहीं जाता। हमें क्या करना पड़ता है, वर्कर्स की रिक्वायरमेंट भी पड़ती रहती है, क्योंकि मशीन्स वगैरह को चलाने वाले तो वर्कर ही हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग का काम होता है, प्रोडक्शन का काम होता है, सेलिंग का काम होता है, एडवर्टाइजमेंट का काम होता है। तो ये सारे के सारे काम, सारे के सारे काम ये मशीन तो करती नहीं, इंसानों की भी ज़रूरत पड़ती है हमें। तो हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्किल्स वाले जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। अब ये क्या, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक बिज़नेस को चलाने के लिए, क्योंकि जब तक आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होगा तो आप अपने बिज़नेस को नहीं चला पाएंगे। इसलिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को भी देखना पड़ता है कि कौन से काम के लिए, सेलिंग के काम के लिए, मार्केटिंग के काम के लिए, प्रोडक्शन के काम के लिए, अकाउंटिंग के काम के लिए हमें कितने कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है और किस किस क्वालिफ़िकेशन वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी हमें एक बिज़नेसमैन को बिज़नेस स्टार्ट करते दौरान कंसिडर करना पड़ता है। अगला जो है वो है हमारा टैक्स प्लानिंग। जैसा कि आजकल जो है वो एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है हमारी कंट्री में, जिसे जीएसटी कहते हैं। जैसे कि अगर आपको सामान बेचना है तो आपको सेल टैक्स देना होता है, जिसे जीएसटी में आजकल जो है वो मर्ज कर दिया है। सर्विस देते हैं तो उस पर आपको क्या देना पड़ता है, सर्विस टैक्स देते हैं। सर्विस का मतलब सेवाएं देना। जैसे कि होते हैं ना कुछ लोग जो है सर्विस देते हैं, जैसे कि टीचर जो होता है वो आपको पढ़ाने की सर्विस देता है, डॉक्टर जो होता है वो आपको चेकअप की सर्विस देता है। तो ये लोग क्या है, सर्विस सेक्टर में आते हैं, सर्विस देते हैं। तो कोई लोग उनको सर्विस टैक्स देना पड़ता है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको एक्साइज ड्यूटी वगैरह देनी पड़ती है। तो आजकल हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इन तीनों टैक्स को मिलाकर एक नया टैक्स बना दिया जीएसटी के नाम से, और इन तीनों को जो है कंबाइन कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं तो ये सब क्यों सोच रहे हैं। एक्चुअली कुछ लाइन ऑफ बिज़नेस ऐसी होती हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है टैक्स छोड़ देती है, मतलब गवर्नमेंट उसमें आपसे टैक्स नहीं लेती है। और इसके साथ साथ कुछ लोकेशन भी ऐसी होती हैं अपने इंडिया में, स्पेशली जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर अगर आप कोई अपने बिज़नेस को चलाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको टैक्स का पेमेंट नहीं देना होता। गवर्नमेंट चाहती है कि, क्योंकि ये एरियाज़ जो होते हैं वो अंडर डेवलप होते हैं, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है हमारे देश का वो क्या अंडर डेवलप है। तो गवर्नमेंट वहाँ पर क्या देती है, कोई बिजनेसमैन अगर बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसको क्या देती है, टैक्स में रिबेट देती है, ताकि वहाँ पर वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करे और वहाँ का एरिया जो है डेवलप हो। तो गवर्नमेंट ऐसी जगह को प्रमोट करने के लिए बिजनेसमैन को क्या कर देती है, टैक्स के अंदर बहुत सारी छूटें वगैरह दे देती हैं, कि गवर्नमेंट चाहती है आप उन एरियाज़ में अपने बिज़नेस को खोलें ताकि वो एरिया भी डेवलप हो। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट जो मैंने आपको बताया देश का, तो आप अगर ऐसे एरिया में या इस तरीके का कोई बिज़नेस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे टैक्स बेनिफिट है जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिए जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, टैक्स की प्लानिंग भी वगैरह करनी पड़ती है। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, टैक्स चलो हो गया हमारा, हमने ये देख लिया कि गवर्नमेंट कौन कौन से बिज़नेस के अंदर छूट देती है, ठीक है। और हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट भी कर लिया, मान लो कि दूसरा बिज़नेस स्टार्ट कर लिया इसकी जगह, जिसके अंदर गवर्नमेंट से ये सारे बेनिफिट्स नहीं देती। तो क्या होता है कि उसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ता है, टैक्स की प्लानिंग करनी पड़ती है। टैक्स की प्लानिंग का मतलब कि हमें ये देखना पड़ता है कि इस साल जो है हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं। अंदाज़ा तो हो ही जाता है, एक तरीके से आइडिया हो जाता है। तो अगर हम अंदाज़ा लगा लेते इतना मुनाफा देंगे तो हम उसके हिसाब से जो है हमारी टैक्स की लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें जो है इस साल कितना टैक्स का पेमेंट करना पड़ सकता है। तो ये सारे के सारे टैक्स प्लानिंग के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। टैक्स प्लानिंग हैज़ बिकम नेसेसरी दीज डेज बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ टैक्सेस लॉज इन द कंट्री। टैक्स प्लानिंग भी इन दिनों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत तरीके के टैक्स लॉ आजकल चलाए जाते हैं, एंड दे इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी आस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द मॉडर्न बिजनेस। और इन टैक्सों की वजह से आजकल जो मॉडर्न बिजनेस जो हम चलाते हैं उनकी हर काम पर इसका फ़र्क पड़ता है। द फाउंडर ऑफ द बिजनेस हैज़ टू कंसिडर इन एडवांस द लाइबिलिटी अंडर वेरियस टैक्स लॉज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस डिसीजन। अब जो बिज़नेस को चलाने वाला होता है उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि उसको जो है कितना टैक्स का पेमेंट उसका किया जाएगा। अलग अलग जो भी टैक्स लो बना रखे हैं उसने, इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा, सामान मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइड करें तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, सारी लायबिलिटी वो चेक करता है। अगला जो है वो है हमारा लॉन्चिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस। मतलब एक बार हम जो सारे के सारे फैक्टर जो भी देखे हमने ऊपर से 9 से लेकर 10 तक, जब हम वो सारे के सारे फैक्टर को कंसिडर कर लेते हैं
तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हम अपने बिज़नेस को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो सारे के सारे फैक्टर क्या हैं वो आपको बता दिए। एक बार एक एंटरप्रेन्योर ने, बिजनेसमैन ने वो सारे के सारे फैक्टर को कंसिडर कर लिया, सारी चीज़ों की प्लानिंग वगैरह कर ली, तो अब उसका जो काम होता है वो क्या होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपनी एंटरप्राइजेस को जो है वो चलाने का काम होता है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के सारे पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला चैप्टर हम अगली वीडियो के अंदर जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे।